इसका आंसर मिला लीजिए। दिस इज योर। इसके बाद हम अपना सेकेंड स्टेप करेंगे। n divided by stoichiometric coefficient. This will give you how much? 1 by 2. This will give you how much? 1 by 3. This is minimum. तो दिस विल बी योर लिमिटिंग रिएजेंट। रिएक्शन में पूरा खत्म हो जाए। और ये कितना बनेगा? मिनिमम इंटू स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये कितना बनेगा? मिनिमम इंटू स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो दिस विल गिव यू हाउ मच? सी का आएगा 4/3 मोल्स। डी का आएगा 5/3 मोल्स। लिमिटिंग रिएजेंट इज बी। ये कितना कंज्यूम हुआ होगा? ए कितना कंज्यूम हुआ होगा? मिनिमम इंटू स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2/3। तो कितना बचा होगा? 1 - 2/3। ये आया आपका आंसर। मैच कर लीजिए ना। नेक्स्ट थिंग इज, कभी कभी मोल्स जो है हम एसटीपी पर निकालते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था, है ना। बोला था कि बाद में लिखवा देंगे अच्छे से। तो एक बीच में बस खाली लिख लो, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में। क्या लिखना है? फॉर आइडियल गैस। ध्यान रखना, ये इक्वेशन किसके लिए लगाते हैं? गैस के लिए। एक इक्वेशन इतना याद हो जाएगा कि आप इसको लिक्विड और सॉलिड के लिए भी लगाने लगेंगे। बट किसके लिए लगाना है? गैस के लिए। ओनली फॉर गैस। पी वी इज इक्वल्स टू nRT। इट्स कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। इसको हम बुलाते हैं आइडियल गैस इक्वेशन ना। अगर जनरली देखा जाए यूनिट्स और डायमेंशन में, तो इसका यूनिट क्या लेना होगा? पास्कल। लिखना मत इसको। इसका यूनिट क्या लेना होगा? मीटर क्यूब। इसका यूनिट इज मोल। और इसका यूनिट क्या होता है? केल्विन। तो आर का जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा? पास्कल मीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। बट हम क्या करते हैं? प्रेशर को लेते हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। वॉल्यूम को लेते हैं लीटर्स में। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1000 लीटर। मोल्स को तो मोल्स में, और टेम्परेचर को केल्विन में। तब जो आर का यूनिट आता है वो क्या आता है? एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन। ये हम डिराइव कर सकते हैं। यहां देखो ध्यान से। आर का यूनिट अगर निकालना है तो एन और टी को उधर भेजना होगा। तो आर का यूनिट निकालने के लिए PV/N/T। P इज एटमॉस्फेयर, V इज लीटर, N इज नंबर ऑफ मोल्स एंड T इज केल्विन। तो इतना छाप लो। तो सर ये वाला यूनिट कब यूज करेंगे? लेटर। बाद में, अभी नहीं। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट।
आर को हम बुलाते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। जैसे ग्रेविटेशन में होता था ना यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, वैसे ये क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो कैपिटल जी का एक वैल्यू आता था वहां पर, यहां पर भी स्मॉल आर का वैल्यू आपको कैपिटल आर का वैल्यू याद करना है, रटना है। 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर मोल पर केल्विन। एकदम रट जाना है इसको। ठीक है। आर की यूनिट अगर आप पढ़ोगे तो कहीं पर ये भी दे रखा होता है। ठीक है। तो ये दूसरे यूनिट्स में ऐसा आता है, ये वाला जो वैल्यू है, यहां पर अगर आप यूनिट्स चेंज कर दो तब ये वैल्यू आता है। ठीक है। तो हमें फिलहाल कौन सा रट के चलना है, ये वाला। ठीक है ना। STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस, है ना। बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ये होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन। Calculate the volume of 1 mole of ideal gas at STP। वैल्यूज पुट कर दीजिए। पी का वैल्यू क्या रखेंगे बेटा, वी तो निकालना ही है। एन का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 मोल। आर इज हाउ मच, और टी कौन सी यूनिट में पुट होगा, केल्विन में। ध्यान रखना। तो वी विल बी, कैलकुलेट करो जल्दी से। आ गया। तो कुछ ऐसा आया होगा। मुझे इससे मतलब है बस।
यूनिट क्या आएगा वी का? यूनिट क्या आएगा वी का? प्रेशर क्या चीज में डाले हो? एटमॉस्फेयर में। ये मोल्स में, ये केल्विन में, और ये एटमॉस्फेयर लीटर डिवाइडेड बाय मोल पर केल्विन। तो वी का यूनिट क्या चीज में आएगा? लीटर्स। ठीक है बेटा। अब एक चीज काम की बात, क्या यहां पर आपको कोई सा भी गैस मेंशन करके दिया? हाइड्रोजन गैस का निकालो, नाइट्रोजन गैस का निकालो, CO2 गैस का निकालो, O2 गैस का निकालो। क्या बोला? 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, पहली चीज। ठीक। दूसरी चीज, क्या कहीं पर भी किसी भी टर्म में मोलर मास मेंशन्ड है आपको? इट्स कंप्लीटली ऑन मोल्स। दिख रहा है आपको? तो हम क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ एनी आइडियल गैस, ब्रैकेट में लिखो 1 मोल, वॉल्यूम ऑफ एनी आइडियल गैस मतलब 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट STP विल बी इक्वल्स टू। क्या आएगा आंसर? बस ध्यान ये रखना है कि लिखते वक्त इनको क्या अज्यूम किया गया है? आइडियल गैस। जब तक रियल गैस आपको पढ़ा नहीं दिया जाएगा तब तक हमारे लिए सब क्या चलेगा? आइडियल गैस। कुछ पूछना आपको? पहला वाला हो गया बेटा। 33.6 डिवाइडेड बाय 22.4 विल गिव यू
पहला आंसर आया 1.5 मोल्स। दूसरा हो गया। वन मोल ऑफ N2 will have Na molecules of N2। मॉलिक्यूल तो पूछा नहीं है, एटम्स पूछा है। तो एक मॉलिक्यूल N2 में कितने एटम्स? दो एटम। टू। तो Na मॉलिक्यूल्स में कितने एटम हो जाएंगे? 2Na। तो एक मोल में 2Na है, तो हाफ मोल में कितना होगा? ये रहा आंसर। ये आया आपका आंसर। ध्यान रहे, सवाल आपसे एटम्स पूछा है, मॉलिक्यूल्स नहीं पूछा है। मॉलिक्यूल्स पूछा होता तो 2Na। इसमें कुछ पूछना आपको? तो एसटीपी कंडीशंस को कैसे यूज करना है ये क्लियर है आपको? अरे ये सब सवाल करा होगा ना, पहले एक्सरसाइज में सब था। कितने एटम्स होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब एनसीईआरटी भी खोल के नहीं बनाया क्या? सीधा सीधा सवाल है आपके एनसीईआरटी में ये सब। टिक लगा के किस लिए दिया था? अगले साल खोलने के लिए। खोलेंगे तो जरूर। खोलना तो है। डर लगेगा तब। बस वो भी लगेगा, टेंशन मत लीजिए।
हो गया। काम की बात सबसे पहले इक्वेशन को क्या करेंगे, बैलेंस। इसमें तो दूसरा है ही नहीं, यही मिनिमम रेशियो होगा। मिनिमम रेशियो इंटू स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट विल गिव यू व्हाट, 3/2 मोल्स ऑफ O2। अब हमें क्या पता है, 1 मोल ऑफ O2 at STP occupies 22.4 liters। तो 3/2 को क्या लिखोगे, 1.5 मोल ऑफ O2 at STP will occupy, इसको भी 1.5 गुना कर देते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता जो हमने सीखा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। नंबर ऑफ मोल्स कितना आया, 3/2। यही कर रहे थे ना, वॉल्यूम अगर आपको O2 का दे रखा होता तो कैसे निकालते, उसको 22.4 से डिवाइड कर देते, तो ये रहा आपका फॉर्मूला। इसमें कुछ पूछना है आपको, ये तो कहीं भी लग जाएगा यार, है ना, n डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। फर्क यही है कि हर बार दो रिएक्टेंट रहता था, इस बार कितना है, एक ही है। तो जब एक ही है तो वही मिनिमम होगा।
ये आया। मोल्स ऑफ O2 फॉर्म्ड, 1 मोल। ये आया हमारा। इसके नीचे 1 लिखो ना बेटा। ठीक है। अब इसको करने के दो तरीके हैं। पहला, KClO3 को X मान लो, तो फॉर्मूला क्या बोलता है? X डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये क्या होगा? मिनिमम रेशियो। और मुझे अगर इससे O2 के मोल्स चाहिए तो क्या करना होगा? दिस मच, मिनिमम रेशियो इनटू स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो आपने जो निकाला और ये जो निकाला, दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। अरे KClO3 दे रखा होता तो ऐसे ही करते ना। X मोल्स गिवन, उससे क्या निकालते? मिनिमम रेशियो। अब मिनिमम रेशियो यहां पर एक ही रिएक्टेंट है, तो वही लिमिटिंग रिएजेंट भी होगा। तो दिस इज योर मिनिमम रेशियो। और मुझसे उस मिनिमम रेशियो निकालने के बाद अगर आपसे पूछा जाता कि O2 का मोल्स बताओ, तो क्या होता फॉर्मूला? मिनिमम रेशियो इंटू स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये सब याद नहीं करोगे तो कैसे बन जाएगा? फिर बोलो केमिस्ट्री आता नहीं है। आना भी नहीं चाहिए। दूसरा तरीका क्या है? बेसिक तरीका। बेसिक तरीका क्या बोलता है? जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, देखना ध्यान से। 2 moles of KClO3 on decomposition will give 3 mole of O2। ठीक है। तो इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं हम। 3 मोल ऑफ O2 बनाने के लिए वी रिक्वायर 2 मोल ऑफ KClO3। तो 1 मोल ऑफ O2 बनाने के लिए वी रिक्वायर 2/3 मोल ऑफ KClO3। हो गया आंसर। बेसिक तरीका तो यही था ना बेटा। हाउ डू वी रीड अ रिएक्शन? ऐसे ही रीड करते हैं रिएक्शन। दोनों में से कुछ पूछना है आपको, जो ठीक लगे। फोर्टी एट।
ऐसा ही रहेगा, रिएक्शन नहीं दे रखा होगा, रिएक्शन खुद से लिखना होगा। वाला हो गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन करा दीजिए। और रिएक्शन को हम बैलेंस कर देंगे। गिवन मोल्स लिखेंगे हम यहाँ पर 10 ग्राम, तो 10 डिवाइडेड बाय 2, कितना मोल्स होगा? 5 मोल। 64 ग्राम, 64 डिवाइडेड बाय 32 कितना होगा? 2 मोल। उसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढेंगे हम n अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट करके। ये 5/2 है, ये 2/1 है। ये आया आपका। दिस रेशियो कम्स आउट टू बी 2.5, दिस 2। ये मिनिमम है। ये अपना LR होगा। तो वाटर जो बनेगा किसके हिसाब से बनेगा? मिनिमम के हिसाब से बनेगा। फॉर्मूला क्या है? मिनिमम इंटू स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। आंसर कितना आएगा? हो रहा है आपका आंसर? कुछ पूछना है आपको? अरे लेड का मास लिखो भाई पहले। 207।
रिएक्शन लिखा गया हमारा। क्या बनेगा बच्चा? लेड क्लोराइड और बैलेंस करो। बैलेंस हो गया बच्चा। यहां तक पहुंच गए हम गिवन मोल्स। अब इसको कैलकुलेट थोड़ी करेंगे। फिर हमें क्या निकालना है? लिमिटिंग रिएजेंट के लिए क्या करेंगे? n डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो 6.5 223 इंटू 2, है ना, 2 से डिवाइड करेंगे। 3.2 36.5 इंटू 4। ये समझ में आया कैसे किया हमने? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। आप एक अंदाजा लगाइए कि कौन ज्यादा होगा कौन बड़ा। थोड़ी ना बैठ के डिवाइड करेंगे उसको। अंदाजा लगाइए। ये क्या लिखा हुआ है? 6.5 डिवाइडेड बाय 446। और ये क्या लिखा हुआ है? 3.2 डिवाइडेड बाय 36, 2 जा 72, एक 44 और दो 146। यही आएगा ना? 5 चौक 20, जो दो 6 चौक 24, 2 26, 6 2 4 3 12 तो 14 146। तो कौन सा रेशियो छोटा है? बोलिए। देखो, वो भी कैसे अप्रोक्सीमेट करेंगे। अब यहाँ 6.5 लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है?
446, 6.5 3.2 का क्या है, डबल। तो इसको अगर आप डबल करने की कोशिश करो तो ये आपको 6.4 डिवाइडेड बाय, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, ये आंसर नहीं आएगा इससे। ये रफली कितना आएगा आपका, 140 इंटू 2, 280, और 6 दूना 12, 292। आप कंपेयर कर सकते हो, ये वाला क्या होगा, छोटा। तो काम हो गया। क्या निकालना है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ लेड क्लोराइड, निकाल दो, हो गया। 6.5 डिवाइडेड बाय 446 इंटू मिनिमम रेशियो इंटू स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसके बाद फिर से कैलकुलेशन करेंगे हम। सोचिए और आंसर बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास ऊपर पर। सोच के बताना है, बिना कैलकुलेट किए हुए यार। हो गया, सोच लिया सभी ने। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो 22 और 65, 22 थ्री जा, थ्री के आसपास है। अब थ्री के आसपास दो आंसर है अपने, एक ये, क्योंकि ये रफली क्या लिखोगे, ए लिखोगे, और एक 0.3, डेसिमल चेक कर लो, 223 6.5, तो कौन सा वाला आएगा, बी वाला। ठीक है, तो अगर इसको कैलकुलेट करने चले गए हम तो नंबर भी जाएगा, ठीक है, समय भी जाएगा, और बाकी सवाल छूट जाएंगे। तो इसमें कुछ पूछना आपको। एक 53। हर साल आता है।
आंसर क्या आएगा? ऑल द ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड। आई आंसर आपका? कुछ पूछना आपको इसमें? कॉपी में घर पर नोट्स बना रहे हैं ना? वो नहीं कर रहे? रिवाइज क्या चीज से करोगे एग्जाम के पहले? जिंक का पढ़ाया था 63.5 या 65? नहीं नहीं, कॉपर का 63 होता है, जिंक का 65। 65 लेकर बनाएंगे। ये तो लिखवाया था मैंने आपको। कॉपर का 63.5, लेड का नहीं लिखवाया था। जिंक का 65, उसके बाद सिल्वर का 108, और उसका 197 गोल्ड का। अब एक नया भी है, लेड 207। हो गया? तो ये रिएक्शन हमने पढ़ा। जिंक प्लस H2SO4 gives you, रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। क्या बोलता है? 224 ml। तो 224 ml का क्या मतलब हो गया? इतना लीटर। और इसको 22.4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, दिस विल गिव यू कितने मोल्स? ये आया अपना। 0.01 मोल ऑफ H2 इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। तो 1 मोल H2 बनाने के लिए कितना जिंक चाहिए? 1 मोल। तो 0.01 बनाने के लिए कितना जिंक चाहिए होगा? 0.01। और 0.01 मोल जिंक का वैल्यू कितना आएगा? 0.01 इंटू 65। 0.65 ग्राम। अरे जैसे हम इधर से इधर जाते हैं, वैसे ही इधर से इधर भी आ सकते हैं। स्टोइचोमेट्रिक में कोएफिशिएंट का जब क्वेश्चन रहता है, एलआर वगैरह नहीं दे रखा होता है, एलआर के लिए तो हमेशा रिएक्टेंट के थ्रू जाएंगे। जब एलआर नहीं है तो आप किसी भी डायरेक्शन में बढ़ो। इसमें कुछ पूछना है आपको? ये आया अपना आंसर 0.65।
नेक्स्ट 55, इसको तो नोट्स में लिखना, क्लास नोट्स के सवाल लिख के सॉल्व करो इसको। देखें क्या सीखे आप। एसटीपी पढ़ा है ना मैंने आपको, उससे क्या सीखे आप।
लगाना सीख ले। At STP, 1 mole of CCl4 will occupy how many liters? 22.4 liters. ठीक है, तो इसको उल्टे में भी लिख सकते हैं। 22.4 liters of CCl4 will have how many moles? 1 mole. 22.4 liter of CCl vapor will have, एक मोल में कितना मास? 154 ग्राम. Therefore, 1 liter of CCl4 will have 154 divided by 20.4 liter ग्राम. यही डेंसिटी है, ग्राम पर लीटर. व्हाट does that mean? 1 लीटर में कितना ग्राम? कुछ पूछना है आपको? पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप. ठीक है, दूसरा तरीका, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम. डेंसिटी क्या चीज पर पूछा है? एससीपी पर. मास भी क्या चीज पर निकालेंगे? मास को क्या लिखोगे? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास. वॉल्यूम ऑफ एसटीपी क्या होगा? वो तो कोई भी गैस लगा दो, 22.4 लीटर. एसटीपी पर एन कितना हो जाएगा? 1. और ये तो फिक्स्ड है. आंसर इज अगेन, मेरे हिसाब से ऐसे करना चाहिए. ठीक है, कुछ पूछना आपको? तो ये तो आपके नोट्स में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, इसका लिख लीजिएगा घर पे जाकर. चलिए, नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑफ परसेंटेज यील्ड. फॉर्मूला लिखिए परसेंटेज यील्ड का. मोल्स एक्चुअली फॉर्म्ड, एक्चुअली वर्ड में अंडरलाइन करिए, डिवाइडेड बाय मोल्स एक्सपेक्टेड इनटू 100. डब्बे में बंद करिए. ध्यान देने वाली बात क्या है? हम जो नॉर्मली लिमिटिंग रिएजेंट से प्रोडक्ट का जो मोल्स निकालते हैं, वो कौन सा मोल्स होता है? एक्सपेक्टेड. ठीक है, moles that we calculate, moles of product that we calculate using
इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड मोल्स। नाउ इसको इस तरीके से समझना है कि कोई रिएक्शन ऐसा भी हो सकता है ना बेटा कि पूरा कंप्लीट ना हो, है ना। कुछ ऐसा हो गया, मान लो टेम्परेचर घट गया या फिर प्रेशर चेंज हो गया, जिसकी वजह से जितने मोल बनने चाहिए उतनी मोल्स ना बने। तो जितने मोल्स नहीं बने, ठीक है, वो तो आपको कुछ देगा नहीं ना, ईल्ड में, फाइनल प्रोडक्ट में तो कुछ आएगा नहीं। इसीलिए उसके लिए क्या चीज का कंसेप्ट होता है? परसेंटेज ईल्ड का। तो एक क्वेश्चन से समझते हैं इसको, लिखिए। कैलकुलेट moles of C and D formed when 2 moles of A and B reacted। पहला आपको नॉर्मल सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है, तो रिएक्शन लिख लो। दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिवन टू यू। तो पहले तो मेरे जो नॉर्मल तरीके से बताओ कि एक्सपेक्टेड कितना होता, सी और डी कितना बनता एक्सपेक्टेड, कैलकुलेट करके बताओ। सी और डी कितना बनता, अगर नॉर्मल तरीके से रिएक्शन कंप्लीट हुआ होता तो सी और डी कितना बनता? ये अपना आंसर आए बच्चा? सेम क्वेश्चन, उसमें बस एक लाइन जुड़ा हुआ है, इफ यील्ड इज 50%। तो एक कर देता हूं मैं आपको ना, मोल्स ऑफ सी एक्सपेक्टेड, क्या लिखोगे? 1 मोल अपने रिएक्शन से, मोल्स ऑफ सी एक्चुअली फॉर्म्ड वी डोंट नो। पूरा तरीके से करके दे रहा हूं। परसेंटेज यील्ड कितना है? 50%। फॉर्मूला लिखो परसेंटेज यील्ड का, फॉर्मूला लिखो परसेंटेज यील्ड का। सारी वैल्यूज पुट कर दो, ध्यान रहे परसेंटेज यील्ड में जब ये पुट करेंगे तो 50 लिखेंगे यहाँ पर, 50, यानी कि 50/100 लिख देना वहां पे। एक्चुअल वी डोंट नो, एक्सपेक्टेड कितना था? 1 × 100। 100 को लेफ्ट साइड आओगे तो 50/100। एक्चुअल अपॉन एक्सपेक्टेड इज 1। एक्चुअल मूल कितना बना होगा? हाफ। पूरा प्रोसेस क्लियर है? डी का निकालो खुद से, मोल्स ऑफ डी एक्चुअली फॉर्म।
एक्चुअल अपॉन एक्सपेक्टेड इंटू 100 इज 50, एक्चुअल अपॉन 3 इंटू 100, 100 को लेफ्ट साइड और 3 को ऊपर। क्या है एक्चुअल? 1.5। क्या है आपका आंसर? 1.5। बस यही है। एक सवाल शुरू से लेके आखिरी तक खुद से बना लो। बैलेंस करके दे दे रहे। करो। कुछ रिएक्शंस आपको भेजे जाएंगे याद करने के लिए। ठीक है, तो वो याद कर लेना, क्योंकि वो रिएक्शन एग्जाम में दे नहीं रखा होता है, आपको खुद से लिखना होता है। तो मैं कुछ रिएक्शंस आपको भेज दूंगा आज। वो सारे रिएक्शन बैलेंस्ड फॉर्म में याद रखना, जिनमें से एक, ये सारे याद रखने रिएक्शन। कम से कम एक्सपेक्टेड तक तो निकालो। एलआर सबका सही आया? तो एक्सपेक्टेड बताओ ये कितना होना चाहिए था? एक्सपेक्टेड सबका सही आया? एक्चुअल में कितना है? एक्चुअल सबका सही आया? फॉर्मूले में डाल दो।
एक्चुअल अपॉन एक्सपेक्टेड इंटू 100। आंसर सही आया 50%। ये सारे रिएक्शन जो लिख के दे रहे हैं ना बेटा, ये सब याद रखना है, याद, ये लिख के नहीं मिलता है। और भी भेज दूंगा मैं सारा। रिएक्शन लिखो पहले। CaHCO3 होल टू, 2 moles of reacted to form 1 mole of CO2. Find percentage yield of CO2. एक्सपेक्टेड सबका सही आया बेटा। एक्चुअल कितना है? परसेंटेज यील्ड 1/4 इंटू, क्या है आंसर? 25%। मैच करो, ये आया आपका आंसर। कोई ऐसा लाइन जो आपको नहीं समझ में आया हो? यही है परसेंटेज यील्ड, और कुछ नहीं है इसमें। निकाल लेंगे हम, आ गया तो। अगला टॉपिक का नाम लिखो। सो व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? क्लास 10 में क्या पढ़ा हमने? एसिड प्लस बेस ऑन रिएक्शन सॉल्ट एंड वाटर। करिए सवाल। ये रिएक्शन तो लिख लेंगे ना हम? रिएक्शन लिखिए, मूल कंसेप्ट लिखिए और आंसर बताइए। ये रिएक्शन लिखना है या लिख लेंगे आप? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एन आल्सो एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। आयन का क्या होगा? एक्सचेंज। बैलेंस कर लीजिए।
दो सोडियम, दो सोडियम, तो दो, चार दो छह, चार एक पांच, तो एकदम बेसिक से बनाना है सवाल, एकदम बेसिक से जो सीखा है आपने रिएक्शन रीड करने वाले से। हो गया। रिएक्शन अगर रीड करोगे तो रिएक्शन क्या बोलता है, 1 मोल ऑफ H2SO4 विल रिक्वायर हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH, 2 मोल्स ऑफ NaOH। ठीक है, अपने पास H2SO4 कितना है, 4। Therefore 4 moles of H2SO4 will require 8 moles of NaOH। आंसर आया 8 सभी का। कुछ पूछना है किसी को? अब तो इसमें नया क्या सीखा, नया ये नहीं है, नया है इसके बाद वाली चीज जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। लिखो इसको बस खाली, नोट, फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये जो फॉर्मूला लिख रहे हैं वो कौन से रिएक्शन के लिए है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A will be equals to gram equivalent of B will be equals to gram equivalent of C will be equals to gram equivalent of D। ठीक है, तो बैलेंसिंग के झंझट से बच जाएंगे हम, बिना बैलेंस किए हुए। ठीक है, क्या बराबर करना होगा, सभी का ग्राम इक्विवेलेंट। तो यहीं पर हम क्लास को एंड करेंगे। होमवर्क लिखिए, वो इंपॉर्टेंट है। हमने ग्राम इक्विवेलेंट के 3 4 फॉर्मूले पढ़े थे, याद है, मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, फिर इक्विवेलेंट मास क्या होता था वो n इंटू एन फैक्टर, है ना, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, वो सब पढ़कर आना है। तो होमवर्क, ग्राम इक्विवेलेंट रिवाइज करना है, नहीं तो अगली क्लास में सब गायब हो जाएगा बेटा। और इससे एक सवाल आएगा ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राम इक्विवेलेंट रिवाइज करना है, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, ठीक है, एंड ऑल रिलेशंस, है ना, ये रिवाइज करके लिखा था ना, n इंटू एन फैक्टर, वो वाला सब रिवाइज करके आना है अगली क्लास में। तो अगली क्लास में मैंने आपको ट्यूटोरियल शीट भी बोला था ना करेंगे, तो वो अब नेक्स्ट वीक में, बिकॉज क्योंकि ये कंप्लीट करने के बाद वो हम कर पाएंगे। मैं सोचा था कि मेरे से आज ये हो जाएगा, बट आपको ज्यादा टाइम लग गया इधर ये सब कराने में, तो कोई बात नहीं, सीखना तो जरूरी है, जा सकते हैं आप। ये रिवाइज करके आना, यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, यही होमवर्क आपका, बढ़िया से रिवाइज करना, 2 क्वेश्चन जो भी दिया है वो क्वेश्चन करना, दोबारा बना लेने का।